अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। इस पे हम बात कर रहे थे कि जब पाकिस्तान में हम देखते हैं तो सबसे बड़ा इशू है कि पाकिस्तान में पैसा बहुत जल्दी फ़्लाइट कर जाता है, पैसा बहुत जल्दी बाहर चला जाता है। इसकी वजह से 2010 में ये कानून लाया गया और इस पे बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया और ये FATF ने जब पाकिस्तान में जब चेक लगाया उसके बाद से शुरू हुआ। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपना पैसा ले जाएं दूसरे मुल्क में, तो ये किसी तरह भी वाइबल नहीं है पाकिस्तान के लिए। अगर आपके पास पैसा है तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट होना चाहिए, अगर आपके पास पैसा है तो पाकिस्तान पे ही टैक्स देना चाहिए। ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए, इसलिए कि लोग जो हैं पाकिस्तान से पैसा बाहर ले जाते हैं अपने चंद रुपयों के फ़ायदे के लिए और टैक्स भी दूसरे मुल्क में देते हैं, इन्वेस्टमेंट भी दूसरे मुल्क में करते हैं। ये जो है अब दुनिया में ये जो 20 के ममालिक हैं उन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि ये जो है अब नहीं चलेगा, टैक्स एवेजन जो है अब नहीं चलेगी, क्योंकि उनको ये एहसास होने लगा कि लोग जो हैं जहाँ पे जिन ममालिक में टैक्स नहीं लगता वहाँ पे लोग अपना पैसा पार कर देते हैं। इसीलिए कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड साइन हुआ 2017 में, उसमें पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है और पाकिस्तान बहुत से ममालिक के साथ बायलैटरल सिग्नेटरी है। इसमें जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनकी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में आएगी और जो वहाँ दूसरे ममालिक मुल्क के शहरी हैं उसकी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान शेयर करेगा और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। पाकिस्तान में अभी तक ये लोगों को इबाम है कि हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होगी। वो इसी अलूजन में रह रहे हैं कि पहले तो कभी कुछ नहीं हुआ, इसी अलूजन में रह रहे हैं कि हमने जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बाहर इन्वेस्टमेंट की है वो पाकिस्तान में पता नहीं चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब टैक्स निज़ाम जो है सैचुरेट कर गया है, अब ये इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करेगी तो आपका कोई डिफेंस नहीं होगा अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया। इसको पहले डिक्लेयर कर दें, इसमें आप अपना जो ड्यूटी टैक्स है पाकिस्तान में दे दें। और यही चीज़ ज़रूरी है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ पे नज़र रखें, टैक्स की कंप्लायंस को बेहतर करवाएं। आपको रिट कायम करनी है गवर्नमेंट की, उसमें जब मैं बात करता हूँ रिट काम करने की तो हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन ड्यू टैक्स भी लैप्स नहीं करना चाहिए। ड्यू टैक्स पाकिस्तान के एक्सचेकर में जाना चाहिए और ये ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए भी। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, हर आदमी इस पे बात कर रहा है कि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो गए, लेकिन कोई इस बात पे बात नहीं करना चाह रहा कि हम 75 साल से सिर्फ लोन पे, ग्रांट पे और डोनेशंस पे रह रहे हैं। हम अगर इस तरह अपना फॉर्मेट बनाया तो ये हालात तो होंगे। जब लोग जो हैं आपको ग्रांट देंगे, जब आपको लोन देंगे तो वो मर्ज़ी से अपनी चलाएंगे भी और जब मर्ज़ी होगी उनको ख़त्म भी कर देंगे। तो इसलिए चाहिए कि जो इकॉनमी है वो बेहतर कैसे होगी, पाकिस्तान के लोग अपना टैक्स अपने मुल्क में दें और ये बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद फारूकी साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी वालेकुम सलाम काशी साहब, क्या हाल चाल है आप? बहुत शुक्रिया आपने हमारे वक्त निकाला। जावेद साहब, हम बात कर रहे हैं कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की, OECD मॉडल में जिसमें पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो क्या है और इस तरह जो दुनिया है किस तरह वो ग्लोबल विलेज या सैचुरेट कर गई है अब। लेकिन काशी साहब, बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था 2014 में। ये G20 कंट्रीज ने इसको इनिशिएटिव लिया था, उसमें 43 कंट्रीज थी। ये मल्टीलेटरल टाइप का एग्रीमेंट होता है तमाम मुल्कों के दरमियान में, तो इसका पाकिस्तान भी हिस्सा है। बेसिकली ये मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन को अवॉइड करने के लिए, बचाने के लिए ना, उसके ऊपर इन्होंने तरीक़ाकार निकाला है। कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है पूरी ये जो मुल्कों में जो साइन करता है एग्रीमेंट, तो ये सब जो है इनको फॉलो करना होता है और इसके बेसिक प्रिंसिपल्स पूरी दुनिया में जो है ये OECD ने इसको इनिशिएट किया। तो पाकिस्तान ने भी इसको अडॉप्ट किया 2017 में और आपको पता है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट्स भी आई। अंदाजन कितने ममालिक इसके सिग्नेटरी हैं? इसके 100 से ऊपर सिग्नेटरीज हैं। अच्छा। ये पूरी दुनिया में। और इसका तरीका ये होता है कि बायलैटरल एग्रीमेंट भी होता है और नॉन बायलैटरल भी होता है। तो इसमें बायलैटरल में है, जैसे हमारा UK के साथ हमारा जो एग्रीमेंट हुआ हुआ है, तो इसकी बेसिकली ये होता है कि कोई भी अगर रेजिडेंट है पाकिस्तान का और पाकिस्तान से बाहर जाता है 2-3 महीने के लिए, कोई वहाँ जाके बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, वहाँ बैंक अकाउंट खुलता है और बैंक अकाउंट खुलने के बाद खोलेगा तो वहाँ पे वो टैक्स में भी नेचुरली अपना टैक्स नंबर भी लेगा। तो अक्सर ये होता है कि पूरी दुनिया में ये हो रहा था कि लोग जो किसी मुल्क के रिहायशी होते थे, दूसरे मुल्क में जाते थे, तो वो अपने मुल्क में वापस आके इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते थे अपनी टैक्स अथॉरिटीज को, जिसकी वजह से तो वो वहाँ पे मैं जायदाद भी लूंगा तो फिर रिपोर्ट हो जाएगा। जी जायदाद लेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा उसकी वो अच्छा, है, मतलब ये तो सिंपल ट्रांजैक्शन पे भी रिपोर्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे, बताइए।
जी, मैं ये कह रहा था कि इसमें जो तमाम ममालिक के जो बैंक्स होते हैं ना, जैसे पाकिस्तान के बैंक हैं, उनकी लायबिलिटी ये है कि कोई भी अगर कस्टमर इनके पास आता है और वो पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं है, इसमें नेशनैलिटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसमें रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट का कंसेप्ट है, रिहायशी या गैर रिहायशी। तो कोई भी पाकिस्तान से बाहर का रिहायशी है, वो यहाँ की बैंक अकाउंट खोलता है और वो ये इसका जो जिम्मेदारी है बैंक वालों की, वो पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे, जिसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। उसमें वो पूछेंगे कि आप जहाँ से आए हैं यूके से, तो उसके बारे में अपना टैक्स नंबर वगैरह दें, सारी डिटेल वो दे देंगे। तो जब इनके पास डिटेल आ जाएगी, अकाउंट अपना जब ये उसका खोल लेंगे, ट्रांजैक्शन होगी, तो इनको साल में एक दफ़ा पूरी अपनी एक रिपोर्ट बना के एफबीआर को देनी होती है। तो जितने भी पाकिस्तान में बैंक्स हैं वो सारी एफबीआर को रिपोर्ट देते हैं। इसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनीज भी हैं और फंड्स मैनेजमेंट कंपनीज भी हैं, मुख्तलिफ किस्म का इनके जो है वो स्टेटस वाली तो कंपनी। मतलब अगर हम अगर यूके की मिसाल लें तो यूके में इस दौरान 14 के बाद से ये कब साइन हुआ ये बायलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट? ये पाकिस्तान का जो है 2017 में हुआ था और 2018 में एफबीआई ने पहले रिपोर्टिंग की थी, पूरी दुनिया में यहाँ से इन्फॉर्मेशन चली गई थी और वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन आई थी, क्योंकि बायलैटरल है ज़्यादातर मुल्कों से, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है और वहाँ की टैक्स अथॉरिटी से यहाँ इन्फॉर्मेशन आती है। तो अगर किसी पाकिस्तानी ने वहाँ पे जाके बैंक अकाउंट खोला है, किसी पाकिस्तानी ने वहाँ जाके प्रॉपर्टी ली है, किसी पाकिस्तानी वहाँ जाके बिजनेस किया है, तो वो इन्फॉर्मेशन अब ट्रैवल कर रही है एफबीआर के पास। जी, दो सूरतें हैं। ये देखें, एक सूरत तो ये है कि अगर वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है, वहाँ जाता है और वहाँ का अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ ट्रैवल होगी। सही है। लेकिन अगर वहाँ जाके वो रेजिडेंट बन जाता है वहाँ का, फिर इन्फॉर्मेशन ट्रैवल नहीं होगी, इसलिए कि जो भी रेजिडेंट होता है वो उसके ऊपर टैक्स अथॉरिटीज का, उसके मुल्क का जो है वो उसकी राइट्स होता है कि वो टैक्स उनसे वसूल करें, इन्फॉर्मेशन लें। अगर फर्ज करें कि आप यहाँ में जाते हैं, यूके में हम वहाँ के रेजिडेंट हो जाते हैं, तो फिर वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं आएगी। लेकिन जिस साल हम लोग नॉन रेजिडेंट हो जाते हैं, उस साल वो इन्फॉर्मेशन भेजना उनके ऊपर जो है लाजमी हो जाता है, ऑब्लिगेशन है उनकी। ठीक है, तो मतलब अगर आप नॉन रेजिडेंट रहेंगे और पाकिस्तान में रेजिडेंट रहेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करेगी। वो ट्रैवल करेगी। वो आप दुनिया के जो 100 ममालिक जिन्होंने ये साइन किए हैं बायलैटरल एग्रीमेंट्स, किसी भी मुल्क में आप ट्रांजैक्शन करेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वहाँ से ऑटोमेटिक एक्सचेंज कहलाता है और ऑटोमेटिक वो यहाँ पे हर साल जो इन्फॉर्मेशन आती है। आपको मालूम होगा कि एफबीआर में भी ये खुला डिपार्टमेंट और ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन का एक डिपार्टमेंट खुला हुआ है। वो इसीलिए है कि वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, तो यहाँ के जो रेजिडेंट होते हैं वो टैक्स अथॉरिटीज उनके ऊपर जो है फिर उनको नोटिस भेजते हैं, उससे पूछते हैं कि आपने वहाँ गए थे, आपने ये कंपनी खोली या वहाँ पे ट्रांजेक्शन किया, आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी, क्यों आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये बड़ा सख्त कानून है इसका, और इसमें अगर ये इनको लॉ बनाना होता है और उसमें ऑडिट भी होते हैं, बैंकों के ऑडिट्स भी होते हैं, वो चेक करते हैं कि जो आपके पास कस्टमर आ रहा है जो कि यहाँ का रेजिडेंट नहीं है, उसकी आप इन्फॉर्मेशन दें हमें, तो ये भी देनी होती है टैक्स अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अभी तक पाकिस्तान में लोग इसी अलूजन में हैं कि ये कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होगी। आपने देखा कि 2017 में अगर ये कानून बना तो 18 में मिनिस्ट्री आई, फिर 19 में मिनिस्ट्री आई, लेकिन अभी तक पूरा डिस्क्लोजर या पूरी डिक्लेरेशन नहीं हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कितना सेंसिटिव मैटर बन गया अब? देखिए, सेंसिटिव तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसको ये लोग टैक्स इवेजन को मनी लॉन्ड्रिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। सही है। और वहाँ पे छोटी मोटी ट्रांजैक्शन तो आदमी अब कर लेता है तो आ जाता है, तो उसमें तो इतनी सेफ साइड होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब बड़ी अमाउंट ट्रांजैक्शन की जाती हैं दूसरे मुल्कों में और उसकी जब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं होती, डिक्लेरेशन नहीं होती, तो एक इसका एलिमेंट जो होता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें एक्सपेक्ट आ जाता है कि यहाँ से पैसा गया था बाहर या वहाँ जाके भी कमाया था, तो यहाँ क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। तो ये एक लायबिलिटी बना दी गई है और ये काफ़ी ममालिक जो हैं ये इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। जिनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाती है तो वो तो वहाँ पे एक्शन हो जाता है उनके खिलाफ। इसमें थोड़ा सा एक ये होता है कि बैंकों को थोड़ा सा इसमें रिजर्वेशन ये है, वो कहते हैं एक तो आपने हमारा काम बढ़ा दिया, दूसरे कि ये लोग हमारे पास अब आना क्यों आएंगे, क्योंकि नेचुरली किसी बैंक में जाएगा तो बैंकर जो है वो ऑफिसर बन जाता है, ऑफिसर बन के उससे इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। तो जो कस्टमर होता है वो थोड़ा सा इरिटेट होता है कि मुझसे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, मैं तो पैसे लेके आ रहा हूँ आपके अकाउंट में। एक ज़माना था, आपको याद होगा कि बैंक अकाउंट खोलना आसान होता था, ऑफिसर बड़ा खुश होता था ये हैवी अमाउंट आ रहा है। अब ऑफिसर खुश होने की बजाय वो प्रॉब्लम में आ जाता है कि अब ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके इससे शेयर करनी है मैंने। तो इस असना में बहुत से लोग यहाँ डॉच करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन नहीं भेजते। तो वो जब उनकी इन्फॉर्मेशन जब लीक होती है उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर होती है, तो फिर उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाती है और यहाँ से चली भी जाती है।
सही है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये एरिया जो है अब एक्सपोज है, और अब जो पहले लोग ऑफशोर जाके इन्वेस्टमेंट करते थे और समझते थे कि उनको अनर्थ नहीं किया जाएगा, तो अब वो मेरे ख्याल में वो दौर नहीं रह गया अब। जी, वो बिल्कुल दौर नहीं रह गया, बल्कि अब तो इनकी जो पॉलिसी है सीआरएस की, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की, वो ये भी कहते हैं कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि फ़ौरन आपको यहाँ बैठे बैठे वहाँ की रेजिडेंसी दे देते हैं, आपको सिटीजनशिप दे देते हैं। तो वो ममालिक जो है उसकी लिस्ट इशू हुई हुई है। वो कहते हैं इन ममालिक में अगर आपने रेजिडेंसी ली है, वहाँ की सिटीजनशिप ली, तो हम इसको बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे और इसको जो है हम आपको टारगेट के ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये जो है आप इसको ना अवॉइड करने के लिए जो है ना टैक्स इवेजन के लिए आप जो है इकदाम उठा रहे हैं। और इंटरनेशनली जब आपको पता है कि अवॉइडेंस भी है, वो भी अब टैक्स इवेजन में आ रहा है। अवॉइडेंस को भी वो लोग जो है उसको सही तरह एक्सेप्ट नहीं कर रही है टैक्स अथॉरिटीज पूरी दुनिया की। सही है। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त जो जितना डिक्लेरेशन ऑफशोर का हुआ है, क्या ये पूरा पाकिस्तानियों का डिस्क्लोजर आ गया ऑफशोर एसेट का, या अभी बहुत सारे जो हैं लोगों के इन्वेस्टमेंट्स बाहर हैं जो कि पाकिस्तान में रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं, इवन दो कि वो रेजिडेंट है पाकिस्तान के? देखिए, उसमें जिन कंपनियों के, जिन मुल्कों के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के, वो वहाँ की इंफॉर्मेशन तो आ जाती है। लेकिन बहुत सी जो ममालिक हैं जो ऑफशोर कंपनियों को वो फैसिलिटेट करते हैं और वहाँ की सिटीजनशिप भी दे देते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, वो तो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, ना वो एग्रीमेंट कर रहे हैं। ओके। इसलिए कि उनको तो मिल रहा है और एक्सचेंज उसी बेस के ऊपर मिल रहा है, इसलिए वो एंट्री नहीं कर रहे हैं इसमें। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से वो जो पैसा है वो फ्लाइट कर जाता है। देखिए, दो सूरतें होती हैं, फ्लाइट भी कर जाता है और दूसरा है वहाँ जाके इंसान कोई आदमी ट्रांजेक्शन भी कर लेता है, वहीं कमा भी लेता है। तो उसको ये ख्याल होता है मैंने यहाँ कमा लिया, बैंक अकाउंट खोल लिया, उसकी ट्रांजेक्शन जेन्युइन होती है। ठीक है। लेकिन उसको ये नहीं अंदाजा होता कि मेरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने 3-4 महीने बाद वापस चले जाना है मुल्क, मेरी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर जाएगी, उसको ये पता नहीं होता। ठीक तो है। ये जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि अगर वो पाकिस्तानी शहरी जो भी जाता है पाकिस्तान से बाहर, तो उसको इतना मालूम होना चाहिए कि कौन सी ट्रांजेक्शन उसकी शेयर हो सकती है, तो आगे खुद ही बता दे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है उसके। ठीक है। ठीक है, जावेद साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। हम ज़रा ब्रेक हमें लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो क्या देखें नाज़रीन, आपने हमारे मेहमान बड़े वाज़ेह अंदाज में बात कर रहे थे। कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है वो कंप्लाइंस करना हर मुल्क पे ज़िम्मेदारी है, हर बैंक पे ज़िम्मेदारी है। तो इस तरह इन्फॉर्मेशन जो है ट्रैवल कर रही है। अगर आप समझते हैं कि आपकी कोई ऑफशोर एसेट है और वो एक्सपोज नहीं होगी, तो हो सकता है आज नहीं हो, लेकिन लेटर इन टाइम वो एक्सपोज होगी और फिर आपको उसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद फारूकी साहब, हमें ज्वाइन किया है माजिद अख्तर साहब ने, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। माजिद हम बात कर रहे हैं ये जो AML आया है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो लॉ आया है, इसके बारे में आप बताएं हमारे नाजरीन को, ये कितना इसकी कितना इम्प्लीकेशंस हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके? देखिए सर, ये जो एक इंटरनेशनल बॉडी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि पूरी वर्ल्ड ओवर जितनी भी कंट्रीज हैं वो तमाम लोगों के, तमाम कंट्रीज के लिए बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बनाती है, एक इंटरनेशनल कंप्लाइंस से कुछ स्टैंडर्ड सेट करती है। सो वहीं से कंट्रोल्स बेसिकली इवॉल्व हुए। सो उसी मदे पे जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनको FATF की जो बनाए हुए रेगुलेशन है, FATF की 40 रिकमेंडेशन है, जो इससे पहले 40+2 हुआ करती थी, 40+9 हुआ करती थी। तो 40 रिकमेंडेशन जो थी वो मनी लॉन्ड्रिंग से पर्टेन करती है और जो 9 थी वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग से पर्टेन करती थी। तो 2012 के अंदर तो FATF की रेगुलेशन जब रिवाइज हुए तो ये जो 40+9 रेगुलेशन उनकी गाइडलाइंस थी वो चेंज होकर सिर्फ 40 रहेगी। अब जो गाइडलाइंस फॉर द कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ऑल दोज आर एम्बेडेड इन दीज 40 रिकमेंडेशंस। तो ये ग्लोबली जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जितने भी कंट्रीज हैं, फिर वो इन्हीं FATF की जो रेगुलेशंस हैं इनकी कंप्लाइंस करते हुए उन्होंने फिर अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड लॉज बनाए। तो ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर 2007 में AML ऑर्डिनेंस आया था। AML ऑर्डिनेंस जो कि 2010 में AML एक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये स्टेट का लॉ है AML एक्ट 2010, जिसके तहत तमाम की तमाम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसकी कंप्लाइंस करते हैं। और इसी मद में फिर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, या इन्होंने भी नहीं, वो कंप्लाइंस तो करते हैं, लेकिन ये आम पाकिस्तानी पे भी एप्लीकेबल है ना ये? जी एब्सोल्युटली बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब ये बिल्कुल अगर कोई भी मतलब जो बुनियादी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की जो बुनियाद है वो यही है कि कोई भी अगर बंदा किसी, अगर बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बात की जाए कि अगर कोई भी ऐसे फंड या कोई भी ऐसा पैसा जिसको इलीगल तरीके से अर्न किया गया है, गलत तरीके से अर्न किया गया है, और उसको जो भी फैसिलिटेट करेगा ये बिल्कुल उसके ऊपर बिल्कुल लागू होगा। और सिर्फ लागू नहीं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये कोई भी पाकिस्तान का सिटीजन, पाकिस्तान के शहरी
अगर इसकी वॉल्यूशन करता है तो AML एक्ट 2010 के तहत बिल्कुल उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल सकती है। ठीक है, तो आप ये जो 2010 का AML लॉ है, इसके तहत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंक्स जो हैं वो क्या अब पूरी तरह तैयार हैं, एक्शंस ले रहे हैं, या पाकिस्तान में अभी तक वही हवाला हुंडी का कारोबार चल रहा है? जी बिल्कुल, असल में ये जो बुनियादी तौर पर वही AML एक्ट 2010 के बन जाने के बाद जो पाकिस्तान के जो दो बड़े रेगुलेटर्स हैं FCCP और SBP, SCCP जो कंपनी SCCP की कंप्लाइंस कर रही है, SCCP ने भी AML के रेगुलेशंस बना लिए, और दायके जो बैंक्स और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो फिर SBP की कंप्लाइंस करते हैं। SBP ने AML रेगुलेशन बिल्कुल बना दिए, और फिर उन्हीं रेगुलेशन की ये रेगुलेशन जो बनाए गए, ये AML एक्ट 2010 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मद्देनजर रखते बनाए गए, और FATF की इंटरनेशनल कंप्लाइंस इंश्योर करनी होती है उसको मद्देनजर रखते हुए बनाए गए। लेकिन जो कंट्रीज फिर इनकी कंप्लाइंस नहीं कर रहे होते, ये नहीं बनाते, उनको फिर FATF इंटरनेशनल रेटिंग असाइन कर रही होती है। आपने सुना होगा पिछले दिनों पाकिस्तान की ग्रे रेटिंग के बारे में तस्करा किया जा रहा था, पाकिस्तान की रेटिंग इंप्रूव करने के बारे में तस्करा किया जा रहा था। तो फिर इन रेगुलेशंस के और ये जो कंट्रोल बनाए जाते हैं, वो जिन कंट्रीज में कम एक्सरसाइज होते हैं या प्रॉपरली ट्रू स्पिरिट में एक्सरसाइज नहीं हो रहे होते, वो फिर कंट्री की रेटिंग जो है वो डिक्लाइन जानी शुरू हो जाती है। जहाँ पे ये कंट्रोल प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड होते हैं, उनकी रेटिंग अच्छी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन कि भाई क्या ये रेगुलेशन किसी आम पाकिस्तानी पे भी अप्लाई होते हैं, तो यस एब्सोल्युटली, ये किसी भी पाकिस्तान के आम शहरी पे भी ये AML एक्ट 2010 का जो कानून है बिल्कुल अप्लाई होता है। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूँ, जरा जावेद फारूकी साहब से बात करूँ। जावेद साहब, ये जो AML लॉ है 2010 का, इसमें लीगल एक तो जो अबेटमेंट की चीज़ है, और उन्होंने कहा है कि जो कोई सहूलतकार जिसे कहते हैं कि वो भी होंगे, तो वो भी इन्वॉल्व किया उन्होंने। और क्या ये कानून जो है रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा या प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के जितने भी वो कानून होते हैं ना, ये सब प्रोस्पेक्टिव होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये तो आपको भी इसी तरीके से पता है, क्योंकि जिस वक्त ये कानून बना उस वक्त लोगों को अवेयरनेस हुई कि ये कानून आ गया है। उससे पहले जब ये कानून था ही नहीं, उससे पहले की कोई ट्रांजैक्शन है तो उसको टेकअप करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें जो कंडीशंस उन्होंने डाली हुई हैं कोई भी कार्रवाई करने की AML की, वो काफी सख्त डाली है कानून ने, क्योंकि इसमें वो कहते हैं कि कोई भी अगर किसी कानून की खिलाफ वर्जी है तो इसमें जो शेड्यूल दिया हुआ है उसमें तकरीबन 20 के करीब कानून दिए हुए हैं। इसमें पहला कानून जो है वो पाकिस्तान पेनल कोड ताज़ारत पाकिस्तान, जिसके 97 सेक्शंस को उन्होंने कहा है कि इसकी वायलेशन होगी तो एक प्रेडिकेट क्राइम कहलाता है। तो इसमें दो चीजें हैं, देखें, एक तो सिंपल क्राइम होता है, किसी ने मर्डर किया या चोरी की, डकैती की, वो क्राइम हो गया, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग की जो है इसकी कार्रवाई होती है थोड़ी टफ इसलिए होती है कि किसी ने वो जो शेड्यूल में, जिसको हम शेड्यूल ऑफेंस कहते हैं कानूनी लैंग्वेज में, उस ऑफेंस की अगर वायलेशन के बाद कोई पैसा उसके पास आया है या कोई प्रॉपर्टी आई है, उस प्रॉपर्टी के खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है कि उसने चोरी की थी, डकैती की थी, या उसने स्मगल किया था, या ड्रग्स में वो शामिल था, या इनकम टैक्स के 1 करोड़ के ऊपर की उसकी वायलेशन है, या सेल्स टैक्स के भी उसमें कवानीन आ जाते हैं, उसकी वॉल्यूशन की है उसने और ये वॉल्यूशन रिकॉर्ड पे आ गई है, तो उसके बाद उस पैसे को वो लॉन्डर कर रहा है, मनी को लॉन्डर करने का मतलब धुलाई कर रहा है या उसको लीगल कवर देने की कोशिश कर रहा है, तो उस वक्त फिर जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो एक्टिव होता है, उस वक्त इन्वोक कर सकते हैं। उससे पहले इन्वोक नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, गाड़ी में जा रहा है, उसको शहर फैसल पे रोक दिया गया और कहा कि तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है, पाकिस्तानी है, तो ये तुम्हारे खिलाफ भी केस बनाएंगे, तो वो केस नहीं बना सकते जब तक ये साबित ना हो कि वो पैसा जो है किसी क्राइम से उसने कमाया है। पैसा रखना पाकिस्तान में 1 करोड़ आप लेके घूम रहे हैं तो पाकिस्तानी करेंसी में कोई वो नहीं है, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की। हाँ, उसके बाद वो मालूमात कर सकते हैं कि ये पैसा चोरी का है, डकैती का है, टैक्स की चोरी का है। उसके बाद अगर वो जनरल परसेप्शन ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मसला ये है कि जब अप्लाई होता है जब पैसा पाकिस्तान से बाहर जाए, जब पाकिस्तान के जो कानून है स्टेट बैंक के उनको वॉयलेट करते हुए पैसे बाहर जाएं, तो ये जो है ये यहाँ पे अप्लाई करता है, लोकल उस पर अप्लाई नहीं करता। जो आप बात कर रहे हैं इसमें तो अगर प्रूफ हो जाए कि टैक्स एविजन मनी है तो ये ML अप्लाई कर जाएगा उसमें। नहीं, देखिए, मैं ये बता रहा था आपको कि अगर पाकिस्तान में वो फॉरेन करेंसी लेके घूम रहा है फिर तो देखिए वॉल्यूशन में आ जाता है फॉरेन करेंसी एक्ट के तहत। लेकिन पाकिस्तान में भी होता है मनी लॉन्ड्रिंग, जरूरी नहीं है तो बाहर ले जाना, तो एक वॉल्यूशन होती है। अब पाकिस्तान में ही इस्तेमाल करते हैं, पैसा चोरी का होता है, डकैती का होता है, कोई ना कोई क्राइम में इन्वॉल्व होता है। वो पैसा उसको वाइट करने के लिए या तो बैंक में वो प्लेसमेंट करने की कोशिश करता है या कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, छोटी मोटी प्रॉपर्टियां खरीदने के बाद उसको बेचता है, फिर उसके बाद और प्रॉपर्टियां खरीदता है, तो वो उसको कवर देने की कोशिश करता है, लेयर्स
डालता है उसके सही ऊपर, है, तो एक वक्त आता है वो वाइट हो जाती है, सही है। तो लगता है कि वो जेन्युइन है, लेकिन उसको अगर रूट में जाते हैं, उसकी जो अगर उसके पीछे जाया जाए स्टेप बाय स्टेप, उसकी हिस्ट्री की तरफ, तो पता लगता है कि वो तो क्राइम से पैसा आया था। तो वो क्राइम का होना लाजमी है इसमें, बगैर क्राइम के जो है ना, कोई पैसा अगर कोई कर रहा है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है किसी पैसे की जमा कराना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, जब तक कि वो साबित नहीं हो जाता इसने क्राइम किया, उस वक्त तक मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं आता। सही है, तो इसका मतलब क्राइम स्टैब्लिश होना ज़रूरी है। इसमें क्राइम स्टैब्लिश होना जरूरी है, या क्राइम की इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, या चालान हो गया हो, FIR हो, मतलब कोई ना कोई एजेंसी के पास कोई ना कोई ऐसा मवाद होना चाहिए तो कि ये किसी इसमें जावेद क्राइम साहब, को इसमें मुलव्वस है। साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसीडिंग चलेंगी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की भी और AML की भी? देखिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का तो उन्होंने कह दिया है कि 1 करोड़ की अगर टैक्स की वॉल्यूशन है, अब 1 करोड़ की टैक्स की वॉल्यूशन कौन डिटरमिन करेगा? वो तो टैक्सेशन ऑफिसर करेगा, डिप्टी कमिश्नर करेगा या कमिश्नर करेगा। उसकी ये हो जाती है, डिटरमिन हो जाती है, इसने वॉल्यूशन की है और कंसीलमेंट में से की है, और उसके बाद तो वो स्टेप लिया जा सकता है। लेकिन मेरे लिए अगर किसी के बैंक अकाउंट में पैसे इतने बड़े हुए हैं और उसका साल फर्ज करें, अभी ये ट्रांजेक्शन अभी की है उसने आज, और उसने रिटर्न तो फाइल करनी है अगले साल या 6-7 महीने बाद, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स का इस वक्त नहीं लिया जा सकता कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, इसलिए उसने रिटर्न फाइल करेगा, उसके बाद नहीं, लेकिन इनकम टैक्स में जो कानून है स्केप असेसमेंट का, जो वहाँ पे कंसीलमेंट का कानून है, वो तो अप्लाई करेगा ना अगर कहीं स्टैब्लिश हो जाता है? जी, वो अप्लाई करेगा, और जैसे ही वहाँ शो को नोटिस आता है या लगता है डिपार्टमेंट के पास कोई इंफॉर्मेशन है, उस वक्त तो एक्शन हो सकता है। लेकिन सिर्फ मेयरली कंसीलमेंट होना और उसके बाद क्या पता कि वो कंसीलमेंट का एक्शन हुआ और बाद में वो पता लगा कि वो उसने प्रूफ कर दिया कि ये कंसीलमेंट नहीं थी, ये मिस इंटरप्रिटेशन किया आपने, तो उस वक्त तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं आ सकती उसमें। और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उसमें स्टेप लेना जरूरी है, उसको अवॉइड करने का। ठीक है, जब तक यहाँ अवॉइड करने का स्टेप नहीं लेंगे, उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग नहीं आ सकती। ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा तो माजिद ये बताइए कि पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, वो कितने कॉन्शियस हो गए हैं और क्या वो बड़ा रिजिडली और स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं ये इस कानून को? जी जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। क्योंकि देखें, दुनिया भर में डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करते हैं। लाइकवाइज हमारे पाकिस्तान में जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को जो रेगुलेट करता है, रेगुलेटर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। और स्टेट बैंक जो है एक कंट्रोल के पर्सपेक्टिव में एक मजबूत रेगुलेटर है, और यही वजह है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2007-8 के अंदर, तो पूरी दुनिया में उस सेकंड बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस का हिट पड़ा था, बट पाकिस्तानी जो बैंक थे उसके ऊपर उसकी असर नहीं पड़ी। वो बुनियादी वजह स्टेट बैंक के कंट्रोल थे। तो स्टेट बैंक जो पाकिस्तान में जो रेगुलेटर है, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट कर रहा है, ये अच्छा, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर बिल्कुल है। सही है, लेकिन मुझे ये बताएं कि 2010 से पहले ये कानून मौजूद नहीं था। आप क्या समझते हैं कि ये 2010 में आने के बाद इतना विजिलेंटली फॉलो किया जा रहा है, या कोई रिपोर्टिंग के कोई डिस्क्लोजर का भी कोई मतलब फ़र्क है, या कोई सही प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं हो रहा कि शायद डिस्कवर तो हो रहे हैं लेकिन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं किए जा रहे हैं? जी जी, देखिए 2007 से पहले ये ऑर्डिनेंस था, 2007 में ऑर्डिनेंस की शक्ल में आया, 2010 में बिल्कुल कानून बन लेकिन गया। उससे पहले तो उसके पाकिस्तान में बाद कोई कानून नहीं था ना, तो इतनी जल्दी कंप्लायंट बैंक कैसे हो गए? हाँ जी, हाँ जी, ये असल में क्योंकि इसमें जो क्रेडिट है मेन रेगुलेटर को जाता है, बिकॉज रेगुलेटर जो है इस चीज को इन्फोर्स करवाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, और फिर रेगुलेटर जो है अपने डिफरेंट फिर इंस्पेक्शन वगैरह करके इस चीज को। तो स्टेट बैंक ने जीरो टॉलरेंस रखी हुई है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह है कि तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसकी मेटिकुलस कंप्लायंस करते हैं। डायरेक्टर्स की जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हैं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को काउंटर करने के लिए जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग को जो कर्व करने के लिए जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी स्ट्रिक्टली कंप्लायंस की जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से बैंक पूरे विजिलेंटली कंप्लायंस कर रहे हैं स्कीम। बिल्कुल, जी जी। तो आप क्या समझते हैं, ये जो 2010 के बाद से ये लोगों की क्या इन्वेस्टमेंट कम हुई है बैंक में, इंस्टीट्यूशंस में? नहीं जी, ये तो आपने देखा होगा कि इसकी वजह से जो जितने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनको तो बैंकिंग सिस्टम को अगर छोड़ेंगे तो उनके लिए गुजारा करना मुश्किल है, बिकॉज बहुत हैवी अमाउंट में उनको इंटरनेशनल भी ट्रांजेक्शन करनी होती हैं। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को अवॉइड करें। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में जितने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं वो बिल्कुल अभी भी बिल्कुल वैसी बैंकिंग की नीड्स अपनी पूरी करें। हाउएवर यस, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर काफी सारा ऐसा है जो कि काफी लोग जो बैंकिंग चैनल को यूज नहीं कर रहे थे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए,
उसके लिए भी ऑल्सो नई नई कंपनी सेटअप की जा रही है, कुछ नए फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्ट्रेटजी है स्टेट बैंक की, जो कि स्टेट बैंक बिल्कुल लेकर आ रहा है। तो जो कंपनीज हैं वो तो बिल्कुल रिलक्टेंट नहीं हुई, बिल्कुल जिस तरीके जैसे अभी अगर डॉलर की प्राइस अगर बढ़ भी रही है तो जिसकी डॉलर की नीड है वो फिर भी ट्रांसलेशन बिल्कुल फिर भी वो डॉलर में ट्रांसलेशन बिल्कुल कर रहा है। तो यस, जिसकी नीड नहीं होगी वो उसने गर्व थोड़ा कम कर दिया होगा, लेकिन जिसकी बिल्कुल एंड नीड है डॉलर में ट्रांसलेशन करने की वो फिर भी अभी ट्रांसलेशन कर रहा होगा। बहुत शुक्रिया माजिद, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जावेद साहब ये बताएं कि ये जो एएमएल है ये आपने देखा कानून, इसको इसमें जो कंसल्टेंट या एडवाइज़र है उसको भी इसमें जो है शामिल किया गया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एक इसमें इन्होंने नई चीज डाली है, डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इसमें बिजनेस प्रोफेशन में आते हैं, देखिए इसमें लॉयर्स भी आ जाते हैं, कंसल्टेंट में इसमें अकाउंटेंट भी आ जाते हैं, और इसमें वो सर्विस प्रोवाइडर आ जाते हैं जो कंपनियां बनाते हैं या म्यूचुअल फंड्स वगैरह बनाते हैं, तो इनका भी इन्वॉल्व कर दिया, और रियल एस्टेट एजेंट्स वालों को भी इसमें इन्वॉल्व किया, और इसमें जो जेम्स एंड ज्वेल वाले होते हैं ना इनको भी इन्वॉल्व किया, लेकिन इनका स्कोप थोड़ा कम है। इनका स्कोप ये है कि ये 25 लाख से ज्यादा अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है कैश की, फर्ज करें कोई ज्वेलरी खरीदता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है उसके जो उसका ओनर है शॉप का कि उसको रिपोर्ट करे अपने रेगुलेटर को। तो इसका रेगुलेटर जो है एफबीआर है, और रियल एस्टेट एजेंसी का जो रेगुलेटर एफबीआर है। लॉयर्स के रेगुलेटर जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल है, और अकाउंटेंट्स के जो रेगुलेटर एफबीआर है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के रेगुलेटर जो है आईकैप है। ठीक है। तो ये रेगुलेटर्स की जिम्मेदारी होती है, इनको टीच करें, इनको सिखाएं, इनको बताएं कि आपकी जिम्मेदारी है। स्कोप लॉयर्स का बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। वो जो इस तरह की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं, जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या इनकी कंपनियां बना के दे रहे हैं या फंड मैनेजमेंट के काम इनके करवा के दे रहे हैं, खाली वो लॉयर्स इन्वॉल्व है। लिटिगेशन में जो लॉयर्स इन्वॉल्व है उनके ऊपर कोई, लेकिन आपके ख्याल में इसमें ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत है, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है इसमें? देखिए इसमें मैं तो समझता हूँ बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की इसलिए जरूरत है कि अभी लोगों को शऊर ही नहीं है, और रियल एस्टेट एजेंट्स हैं या प्रेशियस स्टोन के जो डीलर हैं उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि ये क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे जावेद फारूकी साहब, बड़े वाज़ेह अंदाज में बात कर रहे थे कि जो कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है कितनी उसकी सिग्निफिकेंस है, किस तरह दूसरे ममालिक उसके कंप्लाइंट हो रहे हैं। इसी तरह एएमएल लॉ जो आया है वो भी बड़ा स्ट्रिंजेंट है, और एसबीपी जो है उसमें ज़ीरो टॉलरेंस है। उसके साथ साथ जो एएमएल में जो कंसल्टेंट, लॉयर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, जूलर्स हैं, उनकी जो कंप्लाइंस है उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, उनको इस तरफ राग़िब करने की ज़रूरत है कि वो जब वो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हों तो वो कॉन्शियस हों कि ट्रांजैक्शन कहीं एएमएल के ज़ुमरे में तो नहीं आती। हम हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो इशू है वो डॉक्यूमेंटेशन का है, वो इंटीग्रेशन का है। सिस्टम और जो डिपार्टमेंट से वो इंटीग्रेट होंगे तो डॉक्यूमेंटेशन होगी, और ये जब तक नहीं होगा, आप कितनी मीटिंग्स बुला लें, आप कितने डिस्कशंस कर लें, कितने डायलॉग्स कर लें, पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम आगे नहीं बढ़ेगा। और जो सूरत हाल है इस वक्त ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है, उसकी वाहिद वजह यह है कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम जो है वो सही नहीं है। इसकी वजह से सही पोटेंशियल पाकिस्तान का नहीं आ रहा, और जब तक हम सेल्फ रिलायंट नहीं होंगे, जब तक हम खुद पैसे नहीं कमाएंगे, जब तक हमारे पास अपने रिसोर्स नहीं होंगे, जब तक हम जो है पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। और उसके वाहिद तरीका ये है कि सारी आमदनी पर टैक्स, आप रेट ऑफ टैक्स कम करें लेकिन सब आमदनी पर टैक्स करें। मुझे यहाँ अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करना है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।